भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 23 एवं 24। कोटा से लगभग 100 किलोमीटर दूर है जोगणिया माता का मंदिर। अरावली की पहाड़ियों के ऊपर माल पर्वत पर विराजमान माता जन जन का कल्याण करती है। अमीर गरीब सभी तरह के भक्त माता के द्वार पर पहुंचते हैं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसी लोक मान्यता को शब्द देती है यह कृति। माँ जोगणिया को नमन। श्रेया व सोम के बीच बढ़ती हुई नज़दीकियों की खबर धीरे धीरे ठाकुर माधव सिंह जी तक पहुंच गई। इस अप्रिय बात को सुनकर वे चिंता में पड़ गए, परंतु ठाकुर साहब ने अपना धैर्य नहीं खोया। इस बात पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। कहाँ एक ऊंचे करोड़पति खानदान की इकलौती बेटी और कहाँ एक नीच भीलन माँ का इकलौता बेटा। सोम से श्रेया का रिश्ता तो कभी संभव नहीं हो सकता है। यह उनकी प्रतिष्ठा की बात भी है। अगर ऐसा हो गया तो वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस वर्ष अगस्त महीने में श्रेया बेटी 21 वर्ष की हो गई है। अब वह सयानी व समझदार हो गई है। इस विषय में उसके साथ जोर जबरदस्ती करना ठाकुर माधव सिंह को उचित नहीं लगा। ठाकुर साहब कोई ऐसा रास्ता तलाशने लगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, यानी कि श्रेया सोम से दूर भी हो जाए और उनकी बदनामी भी न हो। इस विषय पर वह कई दिनों तक विचार करते रहे, परंतु उन्हें ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया। एक रात भोजन पानी से निपटने के बाद जब वे सोना देवी के साथ बैठक में बैठे हुए थे, तब अपनी परेशानी उन्होंने पत्नी को बताई। ठाकुर साहब की बात सुनते ही सोना देवी बोल पड़ी, श्रेया अब सयानी हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। सोना देवी का यह सुझाव सुनकर ठाकुर माधव सिंह की आंखें चमक उठी। दूसरे दिन श्रेया कॉलेज गई और ठाकुर साहब सोना देवी को लेकर जोगणिया माता के द्वार पर पहुंच गए। एक कागज के टुकड़े पर उन्होंने लिखा, हे माँ जोगणिया, मैं श्रेया बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे माँ। कागज को तह करके उन्होंने पुजारी बाबा को पकड़ा दिया। पुजारी बाबा ने ठाकुर साहब की पाती को माँ जोगणिया के चरणों में रख दी। ठाकुर माधव सिंह व सोना देवी ने माता के चरणों में ढोक दिया और मंदिर के द्वार पर दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मनी मन वे श्रेया बेटी के विवाह का आशीर्वाद देने के लिए माता से प्रार्थना करने लगे। लगभग 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद माता के चरणों में पड़ी हुई ठाकुर साहब की पाती उड़कर नीचे रखी थाली में आकर गिरी। यह देखकर पुजारी बाबा प्रसन्न हो गए। ऊंची आवाज़ देकर उन्होंने ठाकुर साहब को पुकारा। माँ जोगणिया के ध्यान में डूबे हुए ठाकुर माधव सिंह ने आंखें खोली। पुजारी बाबा के हाथों में माता की पाती देखकर वे प्रसन्न हो गए। पुजारी बाबा के हाथों में से पाती लेकर उन्होंने अपने मस्तक के लगा लिया और भाव विह्वल होकर बोल पड़े, हे माँ, मुझे पूरी आशा थी कि तू मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तू धन्य है माँ, तूने मेरी परेशानी दूर कर दी है। मुझे आशीर्वाद दे माँ कि मैं इस कार्य में सफल हो जाऊं। यह कहते हुए वे एक बार फिर माता के चरणों में नतमस्तक हो गए। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर दोनों पति पत्नी मंदिर से बाहर निकल गए। रात को पूरा परिवार डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में एकत्र हुआ। डाइनिंग टेबल पर ठाकुर माधव सिंह व सोना देवी आमने सामने बैठे और श्रेया उन दोनों के बगल वाली सीट पर बैठी। खाना खाते हुए तीनों इधर उधर की बातें करते रहे। अपने मतलब की बात पर आने के लिए सोना देवी श्रेया को प्लेट में गाजर का हलवा परोसते हुए बोली, ले बेटी, थोड़ा हलवा खा ले। नहीं मम्मी, मुझे नहीं चाहिए। कहा ना, मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता है। अरे जब उसे नहीं चाहिए तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो? ठाकुर साहब की ये बात सुनकर सोना देवी फिर बोली, ज़बरदस्ती नहीं, मैं तो मनुहार कर रही हूँ। क्या ये हमारी मेहमान है जो तुम इसकी मनुहार कर रही हो? हाँ, अब आप इसे मेहमान ही समझ लीजिए। कुछ दिनों के बाद जब इसका विवाह हो जाएगा तो फिर ये अपने ससुराल चली जाएगी। डैडी, देखिए न मम्मी को, ये मुझे चिढ़ा रही है।
मम्मी सच बोल रही है बेटी, हमें अब तेरे विवाह की तैयारियां करनी पड़ेगी। कल ही मैं मोरगढ़ जा रहा हूँ। कुंवर विक्रम सिंह को तू जानती है बेटी, बहुत ही होनहार व पढ़ा लिखा लड़का है वह। नहीं डैडी, मुझे नहीं करनी है शादी। आप भी मम्मी की तरह ही बातें करने लगे हैं। अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी। यह कहते हुए श्रेया अपने मम्मी डैडी से रूठ गई। वह उठ खड़ी हुई और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अपने विवाह की बात को सुनकर श्रेया को की झुंझलाहट देखकर ठाकुर माधव सिंह विस्मित रह गए। ठाकुर साहब को अधिक परेशान देखकर सोना देवी बोली, आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। अपने विवाह की बात को सुनकर अधिकतर लड़कियां इसी तरह का बर्ताव करती हैं। आप तो कल ही मोरगढ़ चले जाइए और कुंवर विक्रम सिंह से श्रेया का रिश्ता पक्का कराइए। आप इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए। पत्नी की बात को सुनकर ठाकुर माधव सिंह को राहत महसूस हुई। अपनी परेशानियों को छिपाते हुए वे बोले, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है और यह लड़की खुश नहीं है। यह कहते हुए ठाकुर साहब उठ खड़े हुए। हाथ धोकर वे बैठक में आ बैठे। लाइटर निकालकर उन्होंने एक सिगरेट जलाई और लंबे कश खींचने लगे। दूसरे दिन ही ठाकुर माधव सिंह व सोना देवी मोरगढ़ चले गए और ठाकुर गजराज सिंह के बेटे कुंवर विक्रम सिंह से श्रेया बेटी का रिश्ता कराए। शाम होते होते ये खबर माधव विलास के कोने कोने में फैल गई। यह बात जब श्रेया के कानों में पड़ी तो सुनकर वह सन्न रह गई। दूसरे ही क्षण उसका पारा चढ़ गया। क्रोध में फुफकारती हुई वह अपने कमरे से बाहर निकलकर बैठक की ओर दौड़ पड़ी, जहां ठाकुर माधव सिंह व सोना देवी के साथ बेटी की सगाई की खुशियां बांट रहे थे। ड्राइंग हॉल में आकर अपनी सगाई की बातें सुनकर श्रेया जोर से चीखी, डैडी, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगी। श्रेया का तीखा स्वर सुनकर सब स्तब्ध रह गए। बेटी की बात को सुनकर ठाकुर माधव सिंह को क्रोध आ गया। कठोर शब्दों में उन्होंने श्रेया को डांटा, तुम वहाँ शादी नहीं करोगी तो फिर कहाँ करोगी? क्या बुराई है कुंवर विक्रम सिंह में? ठाकुर गजराज सिंह का इकलौता बेटा है वह, पढ़ा लिखा और बड़ा ही सभ्य लड़का है, लाखों करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस है। हमने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा विवाह वहीं होगा। और आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए डैडी, मैं वहाँ शादी कभी नहीं करूँगी। तीखे शब्दों में श्रेया ने अपनी बात सुनाई और पैर पटकती हुई तेज कदमों से अपने कमरे में चली गई। यह सुनकर ठाकुर माधव सिंह का क्रोध भड़क उठा। एक झटके के साथ वे सोफे पर से उठ खड़े हुए और श्रेया की ओर दौड़े, परंतु हरि ओम मुंशी ने उन्हें रोक लिया। शांत हो जाइए ठाकुर साहब, शांत हो जाइए। आपका अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। धैर्य रखिए, श्रेया बेटी आपकी बात मान लेगी। मुंशी जी की बात सुनकर ठाकुर साहब का क्रोध कम हुआ। वर्षों से मुंशी जी इस परिवार की सेवा कर रहे हैं। उनके सहयोग और मार्गदर्शन से ही अरावली स्टोन कंपनी ने इतनी प्रगति की है। मुंशी जी उम्र में भी ठाकुर साहब से बड़े हैं। व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, जब भी कोई परेशानी आती है ठाकुर साहब मुंशी जी से राय अवश्य लेते हैं और उनकी बात पर अमल करते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण करके ठाकुर साहब बोले, आप ही बताइए मुंशी जी, यह लड़की कैसे लाइन पर आएगी? धैर्य रखिए ठाकुर साहब, सब ठीक हो जाएगा। अभी इस बात को आप यहीं छोड़ दीजिए और चलिए, आपको फैक्ट्री जाने का समय हो रहा है। हाँ, आप लोग फैक्ट्री जाइए, अभी इस बात को तूल देना ठीक नहीं है। सोना देवी ने भी इस प्रसंग को यहीं बंद कर देना ही ठीक समझा। पत्नी की बात सुनकर ठाकुर माधव सिंह चल पड़े। मुंशी जी भी उनके साथ बाहर निकल आए। पोर्च में आकर दोनों कार में सवार हो गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे दौड़ा दी। कुछ ही क्षणों में कार माधव विलास के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। लगभग आधे घंटे का समय लगा। ठाकुर माधव सिंह की कार अरावली स्टोन इंडस्ट्रीज में पहुंच गई। जैसे ही ठाकुर साहब अपने ऑफिस में जाकर बैठे, प्रतिदिन की तरह मैनेजर आज के स्टेटस के कागज लेकर उनके सामने हाजिर हो गया। थोड़ी देर बाद ही फोरमैन ने भी आकर उनको नमस्कार किया, लेकिन आज ठाकुर साहब का मन फैक्ट्री के कार्यों में नहीं लगा।
आज की प्रोग्रेस की सरसरी तौर पर जानकारी लेकर उन्होंने मैनेजर व फोरमैन को वापस लौटा दिया। जब वे दोनों चैम्बर से बाहर निकल गए तब हरि ओम मुंशी ने अपना मुंह खोला। ठाकुर साहब, लगता है कि अभी तक आपका मूड ठीक नहीं हुआ है। हाँ मुंशी जी, मुझे लगता है कि ये लड़की समाज में मेरी नाक कटवा कर रहेगी। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप जहाँ चाहते हैं श्रेया बेटी का विवाह वहीं होगा। वहीं कैसे होगा मुंशी जी? आपने तो उस लड़की के तेवर देखे ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि वह हमारी बात मानेगी। मुझे उसकी बीमारी का कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा है मुंशी जी। हमें बीमारी का इलाज नहीं करना है ठाकुर साहब, हम बीमारी की जड़ को ही उखाड़ देंगे। बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है मुंशी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? ठाकुर साहब, श्रेया बेटी ना समझे, वह उस भीलन के लड़के सोम से अत्यधिक प्रेम करने लगी है। यह सब उसी के कारण हो रहा है। अगर हम श्रेया बेटी के हृदय में उस लड़के के प्रति घृणा भर दें तो हमारा काम हो जाएगा। परंतु ये कैसे हो सकता है? यह मुझे मुमकिन नहीं लगता है मुंशी जी। आज के समय में सब कुछ मुमकिन है ठाकुर साहब। आप यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आपको थोड़ा पैसा अवश्य खर्च करना पड़ेगा। आप जितना चाहे उतने रुपए खर्च कर सकते हैं मुंशी जी। 5,000, 10,000, 50,000, जितने आप चाहेंगे उतने रुपए आपको मिल जाएंगे। बस किसी तरह आप मेरा यह काम करवा दीजिए। आप थोड़ा धैर्य रखिए ठाकुर साहब, आपका काम हो जाएगा। हरिओम मुंशी की यह बात सुनकर ठाकुर माधव सिंह की आंखें चमक उठी। एक बहुत ही बड़ी परेशानी से उन्हें राहत मिल गई। खुश होकर वे टेबल पर पड़ी फाइलों को उलटने पलटने लगे। तो भाइयों और बहनों, ये था मेरे उपन्यास माँ जोगणिया का भाग 23 एवं 24। अगला भाग लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।